नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हमारी लगातार करंट की क्लासें चल रही हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें अन्य लोगों को, और इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करवाएं आप अधिक से अधिक लोगों को, और कमेंट करते रहें जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे, मैं देखता रहूं कि क्या चीज़ें चल रही है, आप किस तरह से देख पा रहे हैं उस चीज़ों को, ये भी मुझे पता चलता रहेगा। तो हम इस करंट अफेयर को लेकर आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे जो बड़े ही जरूरत की क्लासें होंगी, जो संभावित क्वेश्चन होंगे उन्हीं चीजों पर हम इसमें बहस कर रहे हैं। अन्यथा जो तथ्य हैं उन पे हम उलझाने की जरूरत नहीं है। वहां जहां से क्वेश्चन नहीं आ सकते वहां से बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस क्लास को देखते वक्त आपको यह भी आइडिया पता चलेगा कि आपको करंट अफेयर पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना है। जैसे कि करंट अफेयर का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, लेकिन हर चीजों पर नजर रख पाना मुश्किल होता है। उन्हीं चीजों पर नजर रखने की जरूरत है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हम उसी उद्देश्य के साथ अब एक करंट का जो डिजाइन दिया गया है हमारे द्वारा और हमारी टीम द्वारा, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम करंट को तैयार करें। और करंट अफेयर का महत्व तो बहुत ज्यादा है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य अदर स्टेट पीसीएस में, और साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। तो यह क्लास यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। और जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें एक दो क्वेश्चन हम पुराने भी ले रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आयोजित होने वाला है यूपी आरओ के पेपर, और जनवरी में आयोजित होने वाला बिहार पीसीएस। तो हम उनको भी थोड़ा सा ध्यान दिए हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें एक दो डाल दिए हुए हैं जो ज्यादा संभावित है कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो उन चीजों को भी हम लेके आ रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाएं वीडियो में, और लोगों को प्लीज शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपका अपना चैनल जिसको आपको ही ग्रोथ कराना है, आपका प्यार जैसा मिलता जाएगा मेरा परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा, मेरे में आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, और मैं आपके लिए बेहतर करता चला जाऊंगा। तो प्लीज आप इसमें जुड़वाइए और लोगों को अधिक से अधिक जोड़िए इसमें। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे बोलिए कि द काउंसिल जो आपकी संस्था है वह जो है करंट अफेयर की सीरीज लेकर आई है, जो पर डे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो है कि क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगी। तो आप इसमें लोगों को कहिए और जोड़िए, अब इसका फायदा लीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे 10 क्वेश्चन हमारे हैं उनमें से पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होगा। उससे पहले हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दें कि हमारे यहाँ एक बैच शुरू हो रहा है 22 नवंबर से। कब? 22 नवंबर से हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है, जो ऑफलाइन बैच है यूपीएससी और यूपीपीसीएस को टारगेट करके। और जो इसमें जो है कि प्री और मेंस दोनों को टारगेट किया गया था। प्री मेंस का बैच शुरू हो रहा है 22 नवंबर से सुबह 8:30 बजे। कब? सुबह 8:30 बजे इस बैच का शुभारंभ किया जा रहा है, एक रणनीतिक परिचर्चा के साथ, क्योंकि सफलता के लिए रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप अगर युद्ध लड़ने जाते हैं, आप किसी में के लिए लड़ते हैं या सफलता किसी लक्ष्य को पाने के लिए जाते हैं, तो आपको सबसे पहले रणनीति बनाई जाती है, बनवानी पड़ती है। अब आप रणनीति जब आपकी बन जाएगी तब उस चीज पर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिस साधन को उपयोग करेंगे वो आसान हो जाएगा। तो रणनीतिक परिचर्चा के साथ हमारा बैच शुरू हो रहा है। आपको इसमें बताया जाएगा किस तरह से यूपीएससी की तैयारी की जाएगी, किस तरह से हमारी लेखन कला शैली होगी, किस तरह से आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, किस तरह से पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग अलग तरह से तैयारी करनी होगी। ये सारी रणनीतिक परिचर्चा हमारे विशेषज्ञों द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आप आसान ढंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो हम आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए हमारी संस्थान सदैव आपके लिए समर्पित रही है, और बहुत सारे रिजल्ट इसी का परिणाम रहा है कि हमारी संस्था ने दिया हुआ है। तो हमारी संस्था जिसलिए जानी गई है वो अब उसमें विद्यमान है। और चूंकि बीच में कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से संस्थान सारे बंद पड़े थे। उसके बाद अब हमारा ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 22 नवंबर से। तो प्री कम मेंस दोनों बैच के साथ आप इसमें भागीदारी लें और देखें, अपने सफलता को धारदार तलवार लगा करके पूरी तरह से अर्जित करें। तो आप जुड़े इसमें, और हमारी संस्थान आपको जो है उस राह पर ले जाएगी और उस राह को आसान बनाएगी, ताकि आप अपने सफलता को अर्जित कर सके। तो द काउंसिल परिवार पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ स्टूडेंट के लिए
लगी हुई है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सीरियस स्टूडेंट अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने देश का नाम रोशन कर सके और साथ में राष्ट्र के विकास के लिए अपना योगदान दे सके। तो यूपीएससी कोई छोटी मोटी परीक्षा तो नहीं, एक अखिल भारतीय जो है कि परीक्षाएं आयोजित होती हैं, इसमें जाना ही एक बड़े गर्व की बात होती। हर युवा की सपना होता है कि वह आईएएस आईपीएस बने। तो हर युवा के सपने को साकार करने के लिए द काउंसिल आईएएस परिवार ने यह बीड़ा उठाया है कि आपको उस सपने को साकार किया जाए। उसी सपने को साकार करने को उद्देश्य से लॉकडाउन के बाद एक बार पुनः हम लोग 22 नवंबर सुबह 8:30 बजे ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग आए और जुड़े। तो आज शुरू करते हैं। फिर आज का पहला वीडियो हमारा, और आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चित राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, इसी के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, क्योंकि इसमें सत्य कथन पूछा जा रहा है। देखिए, इसे 11 नवंबर को मनाया जाता है। कहा जा रहा है कथन में कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को 11 नवंबर को मनाया जाता है। फिर इसे मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2 कथन दिए गए हैं। अब हमें पहचाना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो हमें सत्य कथन को पहचानना है। हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आप देखिए, व्याख्या देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष, याद रखना, प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है यह दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौन? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ने 2008 में अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। किसने फैसला किया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। लेकिन वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब क्या है? शिक्षा मंत्रालय है। तो इसने 2008 में जन्म दिवस पर, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का घोषणा की थी। देखिए, अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को, कब? 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। मक्का यानी सऊदी अरब में हुआ था। देखिए, अबुल कलाम का मूल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। क्या था? मुहिउद्दीन अहमद था। अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1992 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और बहुत सारे राष्ट्र के निर्माण के लिए इन्होंने योगदान दिया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, जो है दूसरा क्वेश्चन, कि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के संबंध पूछा जा रहा है। बिहार का जनवरी में होने वाला पेपर है, इसलिए बिहार से भी करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको लिया है कि बिहार सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है। पूछा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। हमारे ऑप्शन है डॉक्टर शंकर नाथ झा, बी है आनंद कुमार, सी है गीता श्री और डी है आशुतोष राणा। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर शंकर नाथ झा को हाल ही में बिहार सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्या की तरफ। देखिए आप, 11 नवंबर 2021 को, कब? 11 नवंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के अवसर पर, किस दिवस के अवसर पर? शिक्षा दिवस। और शिक्षा दिवस कब मनाया गया?
देखिए 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुसहर बच्चों के लिए काम करने वाले डॉक्टर शंकरनाथ झा को शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर शंकरनाथ जो झा है ये मुसहर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनके में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए उनको यह सम्मान से पुरस्कार दिया गया। अब जो शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। डॉक्टर शंकर जमुई में 56 केंद्र चला रहे हैं। जमुई जो है बिहार का एक जिला है, वहां पर आप देखेंगे 56 केंद्र चला रहे हैं, जिनमें से 5500 मुसहर जो बच्चे हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। इनके द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे बहुत ही क्षेत्रों में सफल हुए हैं, वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ प्रशासनिक क्षेत्रों में भी यहां पे पहुंचे हुए हैं। देखिए 1981 से 2019 तक ये राज्य सरकार में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर थे। 1981 से 2019 तक ये राज्य सरकार में यानी बिहार सरकार में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर भी ये कार्यरत थे। तो ये रहा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLAD को बहाल किया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? पूछा जा रहा है कि इस योजना को हाल ही में अभी बहाल किया गया, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी इस योजना की? तो आपको बता दें ऑप्शन हमारे हैं 1990, 1993, 1996, 2005। इसका सही उत्तर है 1993। यानी MPLAD की जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। बीच में 2 वित्तीय वर्ष के लिए इसको बंद कर दिया गया। अब हाल ही में इसको पुनः बहाली की गई है। अब आपको मैं बता दूं कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वो योजना है, जैसे सांसद ग्राम योजना आप योजना पढ़े होंगे, जिसमें सांसदों को यह दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र को एक चुन करके क्षेत्र को उसका विकास करना है। तो इस योजना में संसद सदस्य जो है अपने क्षेत्र को चुनेंगे और उसका विकास करेंगे। इसके लिए अभी तक जो ये योजना थी, जो 1993 में योजना लाई गई थी, इसमें यह नियम था कि 5 करोड़ रुपए हर साल इनको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ये जिस क्षेत्र का चुनाव किए हैं उसका विकास कर सके। लेकिन वर्तमान में जब इसकी बहाली की गई है 2021 में, तो अब वो 5 करोड़ की जगह 2 करोड़ रुपए इनको वार्षिक दिया जाएगा और इसके तहत ये बोला जाएगा कि आप अपने क्षेत्र का विकास करें जिस क्षेत्र को आपने चुना हुआ है। तो अब 2 करोड़ रुपए इनमें मिलेगा। कितना करोड़ रुपए मिलेगा? अब 2 करोड़। पहले कितना था? 5 करोड़ था। ठीक, सांसद आदर्श ग्राम योजना करके ऐसी एक योजना चल भी रही जिसमें सांसद किसी गांव को गोद लेते हैं और उसका विकास करते हैं। उसी तरह ये योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। चलिए देखिए 10 नवंबर 2021 को, कब? 10 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक सुधार का हवाला देते हुए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLAD को बहाल किया है। इस योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। इसे 2 वित्तीय वर्षों यानी 2020 से 21 और 2021 से 22 के लिए निलंबित कर दिया गया था। कब निलंबित किया गया था? 2020-21 और 21-22 जो वित्तीय वर्ष है इसके लिए निलंबित किया गया था। अब यह पुनः चालू हो गई है। यह योजना सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाता है। यानी जो इनके निर्वाचन क्षेत्र है जहां से सांसद चुने गए हैं वहां पर ये लोग विकास करेंगे। अब इसके तहत इनको कितने रुपए मिलेगा? 2 करोड़ रुपए उसके विकास के लिए मिलेगा अलग से इस योजना के तहत। पहले 5 करोड़ था, अब 2 करोड़ हो गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 4th नंबर पर हमारा है। हाल ही में राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो राज्यपाल और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, गोवा। जो है सही उत्तर है दिल्ली। यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में दिल्ली में राज्यपालों और उपराज्यपालों को 51वां सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें इनकी मीटिंग बैठाई गई है। देखते हैं व्याख्या, देखते हैं। 10 नवंबर 2021 को, कब? 10 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, कहा? दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों उपराज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह 4था सम्मेलन। जब से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए तब से यह 4था सम्मेलन हुआ है। अब यह कौन सा होगा? यह जो है 51वां सम्मेलन होने वाला है। कौन सा? 51वां सम्मेलन होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 में
कब? 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2022 में COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इसका मेजबानी कौन करेगा? हमारे ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, भारत, मिस्र। तो आपको बता दूं कि COP 26 का जो अभी आयोजन किया गया, अभी जो COP 26 का आयोजन किया गया वो ब्रिटेन में किया गया, ब्रिटेन के ग्लासगो में किया गया। और COP जो 27 है ये 2022 में आयोजित होगा। कब होगा? 2022 में। और COP 26 जो है ये 2021 में आयोजित हुआ और COP 27 2022 में आयोजित होगा और ये मिस्र में आयोजित किया जाएगा। कहां पे आयोजित किया जाएगा? मिस्र में आयोजित किया जाएगा। और फिर एक होगा COP 28। COP 28 जो होगा ये 2023 में आयोजित किया जाएगा और COP 28 जो 23 में आयोजित होगा ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। कहां? संयुक्त अरब अमीरात में COP 28। तो इसमें पूछा जा रहा है COP 27 के बारे में, तो इसका सही उत्तर है मिस्र। मिस्र में ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्याख्या इसकी। ब्रिटेन के ग्लासगो में COP 26 सम्मेलन के दौरान निर्णय लिया गया कि मिस्र 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक। संयुक्त अरब अमीरात यूएई वर्ष 2023 में COP 28 की मेजबानी के लिए चुना गया। और COP के बारे में बात करें तो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। और COP 26 की पहली बैठक जो है, आप ऐसे समझ लो कि COP की ये 26 यहां से हटा देंगे। COP की पहली बैठक मार्च 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। यानी COP की पहली बैठक कहां पे हुई थी? 1995 में हुई थी। और कहां पे हुई थी? बर्लिन में हुई थी, जो जर्मनी में पड़ता है। तो पहला COP कब हुआ? तो जर्मनी में हुआ और 1995 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 6 नंबर कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जर्मन वॉच ने प्रकाशित किया है, पहला कथन। दूसरा कथन है इसमें भारत 10वें स्थान पर है। तीसरा कथन है कि इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो सत्य कथन पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपर्युक्त सभी। तो इसके सही उत्तर जो है डी है, यानी उपर्युक्त सभी ऑप्शन इसके सही हुए। देखते हैं व्याख्या। 10 नवंबर 2021 को क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यानी CAN क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के सहयोग से जर्मन वॉच ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 प्रकाशित किया है। 2022 प्रकाशित किया है और भारत इसमें अपनी 10वीं रैंक बरकरार रखी है, यानी भारत इसमें 10वें स्थान पर है और इससे पहले भी ये 10वें स्थान पर थी, जो अपने स्थान को बरकरार रखी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में शामिल 66 देश, किसमें शामिल, कितने शामिल देश हैं? 66 देश शामिल है। में डेनमार्क 76.92 अंक के साथ सूची में शीर्ष पर है। तो इस सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। उसके बाद स्वीडन और नॉर्वे का स्थान आता है। यानी पहले पर डेनमार्क है, दूसरे पर स्वीडन है और तीसरे पर नॉर्वे है। देखिए इस रिपोर्ट में पाया गया कि प्रमुख उत्सर्जन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ने 2021 में जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन में खराब प्रदर्शन किया। जो प्रमुख उत्सर्जन करने वाले देश हैं, जहां पर ज्यादा उत्सर्जन होता है, वो लोग 2021 में जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन में खराब प्रदर्शन किया है। यानी इस बार उन्होंने अच्छा प्रयास नहीं किया है। यह 14 संकेतकों वाली 4 श्रेणियों में देशों का विश्लेषण करता है। यह 14 संकेतकों में जारी किया जाता है, जिसको 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। देखिए वो 4 श्रेणी कौन है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, और इसका स्कोर इसमें श्रेणी में दिया गया है 40%। फिर दूसरा है अक्षय ऊर्जा, इसको उस स्कोर दिया गया है 20%। और उसके बाद है ऊर्जा उपयोग, इसको भी 20% दिया गया। फिर जलवायु नीति, इसको भी 20% दिया गया था। ये 4 श्रेणियां हैं जिस पर ये रिपोर्ट जारी होती है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। पहला कथन हमारा
दूसरा कथन है कि सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है इसमें से। ऑप्शन हमारे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है सी, यानी एक और दो दोनों सही इसके हैं। देखिए प्रोजेक्ट वर्तक, प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा बालीपारा चार दुआर तवांग यानी बीसीटी सड़क पर सेला सुरंग नामक दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इसी पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों कथन उसमें लिखे हुए हैं जो सत्य हैं। इसका निर्माण भारत चीन सीमा के पास 13,800 फुट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। 13,800 फुट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। 317 किलोमीटर लंबी बीसीटी यानी बालीपारा चार दुआर तवांग ये जो सड़क है 317 किलोमीटर लंबी है। यह रोड अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग, पश्चिमी कामेंग और तवांग जिलों को शेष भारत से जोड़ती है। तो 317 किलोमीटर ये बहुत बड़ी जो है कि चीजें हैं। ये सुरंग होगा रेल सेला सुरंग, इसलिए ये सबसे दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग होगी। देखिए इस सड़क का निर्माण तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। कोई भी मौसम हो उसमें यह सड़क चलायमान होगी, इसलिए इसको योजना मतलब इस सड़क को, इस सुरंग को लाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 नंबर पर कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? यह क्वेश्चन हमारे ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनोई। तो इसका सही उत्तर है चीन, यानी चीन को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। व्याख्या देखते हैं इसकी। 30 जून 2021 को, जून की घटना है, 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, कौन? WHO द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। किसको? चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला चीन 40वां क्षेत्र बन गया है। तो WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला ये चीन जो है 40वां क्षेत्र बन गया है। साथ ही चीन WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में लगभग 3 दशकों से मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण से सम्मानित होने वाला पहला देश बन गया। तो ये जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है इसमें चीन ऐसा करने वाला चीन जो है कि दुनिया का ये पश्चिमी प्रशांत का पहला देश बन गया है। ठीक, इस प्रमाणित स्थिति को पाने वाले अन्य देश हैं ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया भी मलेरिया मुक्त प्रमाणित हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कब हुआ था? 1981 में, सिंगापुर 1982 में, ब्रुनोई 1987 में, अल सल्वाडोर 2021 में ही, अल्जीरिया 2019 में, अर्जेंटीना 2019 में, पराग्वे व उज्बेकिस्तान 2018 में हुए थे। जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों तक शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, वह मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी लगातार उनके यहाँ किसी भी तरह से मलेरिया की घटनाएं न आई हो 3 साल तक लगातार, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9 नंबर कि जून 2021 में, कब? जून 2021 में न्याय विभाग द्वारा किस उद्देश्य से इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया न्याय विभाग द्वारा जून 2021 में। किस उद्देश्य से पूछा जा रहा है कि किस उद्देश्य से यह लॉन्च किया गया? हमारे ऑप्शन है पूरे भारत में व्यापार करने में पूरे भारत में व्यापार करने में आसानी को से बढ़ावा देने हेतु, यानी पूरे भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने हेतु, अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार हेतु, और सी है एक और बी दोनों, और डी है कोविड-19 से रोकथाम हेतु। इसका सही उत्तर है सी, यानी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। इनका उद्देश्य ये दोनों रहा। देखें हम व्याख्या में देखते हैं। 29 जून 2021 को न्याय विभाग ने एक इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो न्याय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। न्याय विभाग ने पूरे भारत में व्यापार करने में आसानी से बढ़ावा देने और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया है। प्रवर्तनीय अनुबंध जो है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एक मानवीकृत वाणिज्यिक विवाद और न्यायपालिका में अच्छी प्रथाओं की एक श्रृंखला को
हल करने के लिए समय और लागत को मापने का एक अनिवार्य क्षेत्र है, इसलिए इसको न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कि हाल ही में चर्चित पुस्तक हिट रिफ्रेश के लेखक कौन है। पूछा जा रहा है यह जो पुस्तक हाल ही में चर्चित रही है हिट रिफ्रेश के लेखक कौन है। तो इसका जो एक ऑप्शन है सत्या नडेला, प्रवण मुखर्जी, सुकन्या वेंकटराघवन और एना बर्न्स। इसका सही उत्तर है सत्या नडेला, यानी सत्या नडेला की पुस्तक हिट और रिफ्रेश है। इन चारों लोगों की भी हम पुस्तकों को देखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक है। देखिए एक तरफ लेखक एक तरफ पुस्तक। सत्या नडेला की पुस्तक क्या है, हिट रिफ्रेश। प्रवण मुखर्जी की पुस्तक क्या है, द कोएलिएशन ईयर्स, 1996 से 2012 के बीच की इसमें घटना है। सुकन्या वेंकटराघवन की पुस्तक है मैजिकल वीमन और एना बर्न्स की पुस्तक है मिल्कमैन। तो ये वह पुस्तकों के नाम जो है, जो 3 ऑप्शन थे इसमें उनके भी हैं। इसी तरह लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और इस क्वेश्चन के साथ करंट अफेयर का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और हम लगातार आपके लक्ष्य में को प्राप्त कराने में सहयोग सदैव देते रहेंगे। हमारी संस्थान आपके लिए समर्पित रहेगी ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो आप अपने लक्ष्य में सफल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।